करना। ओके बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं, चैप्टर नंबर 1 जो कि पोइट्री है, चांदनी रात। इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और हम आगे देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय क्या है, ये कैसे टाइप के कवि रह चुके हैं। अब ये नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इनके जो कर्म हैं, इन्होंने जो लिखे हुए हैं वो चीज़ें हैं हमारे साथ में। आइए देखते हैं इनका परिचय। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 चीर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था, झांसी में। और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हो। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो काफ़ी फेमस कवि रह चुके हैं। और ये अपनी खड़ी बोली, हिंदी में खड़ी बोली होती है, उसके लिए काफ़ी मशहूर हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, खास करके आप देखेंगे, वो नारी के करुणा की भावना से ओतप्रोत है। मतलब इट इज़ रिलेटेड टू वोमेन्स इमोशंस। ये विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावनाओं से ओतप्रोत है। ओतप्रोत है का मतलब भरा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम इनकी कृतियाँ देखेंगे, एक साकेत है जो महाकाव्य है, यशोधरा है जिसमें कि यशोधरा जी गौतम बुद्ध भगवान जो हैं उनकी पत्नी हैं, और वो चले जाते हैं उनको आधी रात को छोड़कर, संन्यास ले लेते हैं। तभी ये भी एक पोइट्री भी है, मतलब एक कविता है जो कि एक लेडी की मनोभावनाओं को दर्शाया गया है। जयद्रथ का वध जो है, आपने देखा होगा कि ये महाभारत में काफ़ी इसका उल्लेख है। जयद्रथ का वध कैसे हुआ था और कैसे उस इमोशंस को, उनकी माँ के इमोशंस को प्रकट किया गया है। पंचवटी है, भारत भारतीय खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा। अभी ये जो राजा प्रजा है, एक टाइप का नाटक है, इस पे बच्चे नाटक भी करते हैं, स्टेज शो भी होता है इस पर। अब ये जो कविता है, इसके संबंध में देखते हैं कि ये किस बारे में है कविता। इसमें मानव जीवन की, इसमें कवि गुप्त जी ने, जो कि मैथिली शरण गुप्त हैं, तो मैंने गुप्त ही बोलूँगी। गुप्त जी ने जो इस कविता में उल्लेख किया है जिस घटना के बारे में, वो है प्रकृति से रिलेटेड। तो इसमें कवि ने ये कहा हुआ है कि हर इंसान के, हर मानव के जीवन में कोई ना कोई घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन उसमें से ऐसी घटना याद रहती है जो मतलब काफ़ी यादगार हो, और एक आध घटनाएं ही यादगार होती हैं। तो इसमें कवि ने कहा है कि मानव जीवन की कुछ ही घटनाएं जो होती हैं, जो प्रधानता वाली होती हैं, मतलब उसको आप मेन मान सकते हैं या उसे आप अपने जीवन में याद रख सकते हैं। और प्रासंगिक कथाओं को इसमें कोई स्थान ही नहीं रहता है। मतलब जो इमेजिनरी चीज़ें होती हैं, सुंदरता होती है, उसकी कोई भी स्थान नहीं होता है रियल लाइफ में। तो इसमें ये जो प्रस्तुत अंश बोला गया है, अंश का मतलब एक पार्ट है, ये जो कविता लिया गया है ये किसी बड़े कविता, मतलब खंड काव्य, वहाँ से लिया गया। अभी वो खंड काव्य क्या है, पंचवटी है, जो कि आपको कवि के परिचय में भी उनकी रचनाओं में बताया गया है कि पंचवटी का मतलब होता है 5 वटों का समूह। वट का मतलब होता है बगीचा, उद्यान। तो 5 वटों के समूह एक बड़ी सी कविता लिखा गया है, उसमें से कुछ पार्ट को कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो इसमें कवि ने नेचुरल जो ब्यूटी होती है उसका एक्सप्लेनेशन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और वो दिया गया कि चांदनी रात का मनोहरी वर्णन। चांदनी रात एक होती है, उसमें से एक इंसिडेंट है नेचर का, जो चांदनी रात होती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि पूर्णिमा की रात होती है, या जब जब फुल मून डे होता है, या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो चांद निकलती है, चांद निकलता है, या चांदनी आप बोल सकते हैं। तो जो स्त्रीलिंग कहलाता है, तो उसको यहाँ पर उस समय रात में दिखने वाली जो चीज़ें हैं, जो सुंदरता है, उसको बयां किया हुआ है। तो आइए देखते हैं।
चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो बच्चों मैं थोड़ा मीनिंग बता दूँ इसको कि अवनी का मतलब होता है धरती, अर्थ, और अंबर का मतलब होता है स्काई, ओके, आकाश। चारू चंद्र, चारू का मतलब होता है सुंदर, तो इसका मैं मतलब भी आपको साथ साथ में बता रही हूँ। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो कवि गुप्त जी कह रहे हैं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, जो चंद्रमा उस रात को दिखाई दे रहा है, उसकी जो किरणें हैं वो कैसी हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि चंचल हैं। किरणें कैसी हैं? चंचल हैं। और वे किरणें खेल रही हैं। उस रात का, उस प्रकृति के दृश्य का, सुंदर दृश्य का उल्लेख किया हुआ है कि चारू चंद्र मतलब चंद्र जो है वो काफ़ी सुंदर है और उससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो चंचल हैं। उस किरणों की कैरेक्टर को यहाँ पे दर्शित किया गया है। खेल रही हैं, कहाँ पर खेल रही हैं? जल में भी खेल रही हैं और थल, थल का मतलब क्या होता है? जल और थल, जल का मतलब पानी और थल का मतलब जमीन, मतलब दोनों जगह पर खेल रहे हैं। क्वेश्चन आएगा कि चारू चंद्र की चंचल किरणें कहाँ पर खेल रही हैं, तो आप बोल सकते हैं जल और थल में, अगर दो ऑप्शन आए तो। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, चांदनी है लेकिन चांदनी की गुणवत्ता के बारे में बताया गया कि स्वच्छ है। चांदनी कैसी है? स्वच्छ है, बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो ये स्वच्छ चांदनी कहाँ पर बिछी हुई है? अवनी मतलब धरती में, अंबर मतलब आकाश में भी बिछी हुई है और बहुत सुंदर लग रहा है कि जल में भी प्रस्तुत है, थल में भी प्रस्तुत है। और इसकी जो चांदनी है वो कहाँ तक फैली हुई है? वो आकाश में भी है और वो ज़मीन पर भी है, धरती पर भी है। ठीक है। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तीनों मानो झूम रहे हैं तरु भी, मंद पवन के झोंकों से। पुलक का मतलब होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग, रोमांच, हर्ष, खुशी। तो धरती जो है, जब वो चारू चंद्र की चंचल किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो धरती को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुश हो जाती है। हरित तीर्णों की नोकों से, और मानो, और उस समय का जो नज़ारा होता है, मानो कि जो अपने हरे हरे घास है, हरित मतलब ग्रीन, तीर्णों का मतलब होता है घास, तो घास की जो नुकीली पत्तियां होती हैं उसके टिप पे, नोकों का मतलब होता है टिप, तो मानो कि वो चारू चंद्र की चंचल किरणें उसके टिप पर भी हैं और वो दृश्य काफ़ी सुंदर लगता है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु का मतलब होता है वृक्ष, ट्री, और ऐसे ही वो सब वृक्षों पर भी पड़ रही हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें वृक्षों पर भी पड़ रही हैं और वृक्ष भी मानो बहुत झूम रहे हों। जब वो चंचल किरणें चंद्र की जब वृक्ष पर भी पड़ते हैं तो वृक्ष झूमने लग जाते हैं मंद पवन की झोंकों से। और यहाँ पे कवि जी बता रहे हैं कि वह चांदनी रात ऐसी रात होती है कि मंद मंद हवाएं, पवन का मतलब होता है हवा, झोंके से बहती है और हवा के झोंकों से वह वृक्ष भी घूमता है, झूमता है और धरती भी उस रात को बहुत खुश नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ों का उल्लेख कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने किया हुआ है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है। यहाँ पे कवि क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आपसे, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है कि जिसको आप एक्सप्लेन खुद ही कर सकते हैं। मतलब ऐसे होता है ना कि आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछते हैं और खुद ही एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है, कोई प्रश्न नहीं पूछा है। यहाँ पे इनफैक्ट कवि आपको समझा रहे हैं, खासियत बता रहे हैं
चारूचंद्र की कि वह स्वच्छ चांदनी है। वाह, क्या स्वच्छ चांदनी है यह मतलब वह है क्या ही निस्तब्ध निशा। मतलब ऐसे लग रहा है कि निस्तब्ध का मतलब होता है टू स्टॉप। तो बोलते हैं कि इतना सुंदर चांदनी है, वो रात इतना सुंदर है कि मान लो वो रात थोड़े समय के लिए रुक गया है, वो चांदनी रात थोड़े ही समय के लिए थम सी गई है। और है स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब अच्छा पर्यावरण, स्वच्छ, सुमंद, सु मतलब बहुत अच्छा, मंद मतलब बहुत हल्के हल्के, गंध वातावरण में फैल गया है। उस चांदनी रात का मनमोहक वर्णन कवि जी ने किया है कि मानो उस चांदनी रात में उस दिन स्वच्छंद वातावरण पसरा हुआ है, चारों तरफ चांदनी रात बिछी हुई है और एकदम मंद मंद हवाओं के साथ अच्छी खुशबू बह रही है और वो चारों तरफ फैल गई है। आनंद ही आनंद आ रहा है। तो निरानंद का मतलब होता है कि निरानंद, नंद आनंद, आनंद, निर्धन आनंद मतलब आनंद रहित। आनंद रहित का मतलब होता है बच्चों, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसे लिख भी सकते हैं, इसलिए मैं आपको स्लोली स्लोली एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो निर्धन आनंद, आनंद का मतलब प्लेजर होता है, एक तरह का हर्षोल्लास होता है, खुशी होती है। तो निर्धन आनंद मतलब बिना आनंद के है कौन दिशा। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, इनफैक्ट उन्होंने समझाया है कि कोई भी दिशा ऐसी नहीं है, कोई भी धरती का कोई भी डायरेक्शन या उस चांदनी रात में कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं है या कोई भी ऐसी दिशाएं नहीं हैं जो बिना आनंद के हो। इसका मतलब सब जगह आनंद ही आनंद फैला हुआ है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने एक्सप्लेनेशन दिया है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव, कितने शांत और चुपचाप। तो यहाँ पर बताया गया है कि रात्रि के समय, रात के समय में क्या होता है कि ये जो है एक्टिविटी, ये सब चलते रहते हैं, कुछ भी बंद हुआ नहीं। कोई भी जो प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति की जो सुंदरता है, वो कभी भी बंद नहीं होती है, वो चलते ही रहते हैं अपने समय के अंतराल में। नियति नटी मतलब प्रकृति का ये जो नाटक है, नटी मतलब नाटक है, नटी के कार्यकलाप, कार्यकलाप का मतलब होता है एक्टिविटी। तो नियति के जो एक्टिविटी हैं, जो वो काम करते हैं, नियति प्रकृति अपना जो कार्य करती है वो कभी स्टॉप नहीं होता है। प्रकृति अपना काम करती है समय के हिसाब से, हम करें या नहीं करें लेकिन प्रकृति अपना काम ज़रूर करती है। और इसी कार्य को कवि जी कहते हैं कि जब चंद्र रात्रि होती है तो प्रकृति यह काम ज़रूर करती है, अपनी चंद्रमा की रोशनी को बिखेरती है, चारों तरफ सुगंधित वातावरण बन जाता है। और पर कितने एकांत भाव से, बहुत चुपचाप करती है प्रकृति यह काम, कोई शोर शराबा नहीं होता है, अपने हिसाब से करती रहती है। और काफ़ी बोलते हैं कि ये जो है स्तब्ध करने वाली सुंदरता, वो कभी भी प्रकृति को स्तब्ध नहीं करती, कभी रुका के नहीं रखती है, उसकी कार्यकलाप चलते रहते हैं। भले ही कितनी भी सुंदर हो, सुंदरता में अफेक्ट नहीं होता है प्रकृति का कोई भी एक्टिविटी, तो उसके क्रियाकलाप एकांत भाव से गुपचुप मतलब चुपचाप चलते ही रहते हैं, कंटिन्यूस चलते रहते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि जी ने इस पंक्ति में बहुत ही अच्छी बात की है कि जैसे मैंने आपको इसकी पहले वाली पंक्तियों में बताया कि प्रकृति कभी भी रुकती नहीं है, वो अपना काम हर समय के अंतराल में कर ही देती है, कभी भी रुकती नहीं है।
तो यहाँ पे बताया है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। मतलब रात्रि के समय धरती जो होती है, धरती मोती के समान दिखाई देने लगती है। कब? उस चंद्रमा वाली रात में अपनी धरती मोती के समान दिखाई देने लगती है, और ओस की बूंदें जो होती हैं वो चारों तरफ बिखेर देती हैं। वो मॉइस्ट होता है, उस दिन गीला रात होता है थोड़ा, लेकिन जब से सुबह हो जाती है मोती की तरह, मतलब जब वो चंद्रमा रात में, चांदनी रात में जो भी मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर होता है, वो पत्ते के ऊपर है ना एक मोती के समान पड़े रहते हैं रात में, चांदनी रात में। ये कब की बात है? ये रात्रि की बात है। लेकिन जैसे ही सुबह हो जाता है रवि बटोर लेता है उनको। मतलब जब रवि का मतलब होता है सूर्य, रवि अर्थात सूर्य। तो जैसे ही वह सूर्य आता है, मतलब सुबह होता है उस रात्रि के बाद, तो वो ओश, वो जो ओश का मतलब होता है जो बूंदें होती हैं रात के समय मोती के समान इकट्ठी हुई रहती हैं, वह सुबह ही होते ही इवापोरेट हो जाती हैं। तो बटोर लेने का मतलब यही होता है कि वह इवापोरेट हो जाता है, मतलब उसका वाष्पीकरण हो जाता है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो रवि कब बटोर लेता है? जब सुबह होता है। सुबह तो हमेशा हर सुबह होती है, तो सदा सवेरा मतलब डेली मॉर्निंग। हर डेली मॉर्निंग में क्या होता है? वह ओस की बूंदें सुबह उड़ जाती हैं, जबकि उसके अपोजिट में रात के समय चांदनी रात होती है तो बूंदें अपने आप जमा हो जाती हैं। नेक्स्ट है, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। तो बताते हैं कि अपने सफ़र के विराम के साथ ही सूर्य भी संध्या का उपहार धरती को दे जाता है। मतलब जब सूरज सुबह की आता है, सुबह के टाइम में, सुबह से लेके शाम तक, मतलब कहीं ना कहीं सूरज को डूबना होता है। तो जब सुबह सूरज आते हैं, सूरज भगवान सुबह की तरह सुबह आ जाते हैं, तो वो भी अपने आप को विराम देते हैं। मतलब और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। मतलब जब सुबह का सूरज जब डूबता है शाम को, तब संध्या का समय आ जाता है। और शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। तनु का मतलब होता है तन, शून्य मतलब ज़ीरो, श्याम मतलब वह संध्या, मतलब उसके बाद जो काला आने वाला है। काला मतलब होता है रात्रि, रात्रि अंधेरा। तो जब सूरज डूब जाता है तब शाम हो जाती है, शाम के बाद घनघोर रात हो जाता है, और घनघोर रात जब ख़त्म होता है तब वो नया रूप वापस से छलकता है। मतलब कि प्रकृति का जो नया रूप होता है रात के समय, वो छलकने लग जाता है, वो दिखने लग जाता है। ठीक है, तो दोपहर के मध्य का वो समय होता है जब प्रकृति को एक नया रूप देता है, और जैसे संध्या का समय होता है तो प्रकृति का दूसरा नया रूप होता है। तो ये एक साइकिल चलते रहता है और ये लगातार चलते रहता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी का मतलब होता है कि 5 वटों का समूह, छाया का मतलब शैडो, सुंदर पर्ण का मतलब होता है पत्ता, लीफ, कुटीर का मतलब होता है हट, झोपड़ी या छोटी सी कुटिया, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर। अब शिला का मतलब होता है पत्थर, तो उस कुटिया के सम्मुख स्वच्छ शिला, शिला कैसी है? स्वच्छ है। धीर वीर निर्भीक मना। तो बोलते हैं कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण कर उसके सामने पत्थर की एक स्वच्छ शिला पर कोई विनम्र और निडर वीर बैठा हुआ है। विनम्र है और निडर है। निर्भीक का मतलब होता है निडर, निडर होता है। धीर का मतलब है पोलाइट। वीर का मतलब होता है कि वीर है वो। ठीक है, मतलब ही इज़ क्वाइट करेजियस। धीर वीर निर्भीक बना। तो यहाँ पे कवि जी कहते हैं कि एक पंचवटी की छाया है, मतलब 5 वटों से बना हुआ बगीचा है,
और उसकी छाया है, उस छाये में एक सुंदर कुटीर है, मतलब एक झोपड़ी है जो पत्तों से बनी हुई है। कितना अच्छा उल्लेख किया है कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कि प्रकृति काफ़ी अपने आप में एक एडोरेबल है, आप बोल सकते हैं। सुंदर पर्ण कुटीर बना हुआ है और उसकी खासियत ये है कि उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ, सम्मुख मतलब सामने, स्वच्छ शिला पर एक अच्छा सा साफ स्वच्छ पत्थर है। उस पत्थर पर एक कोई व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि वह व्यक्ति कैसा है। वह एक विनम्र और निडर वीर है। निडर वीर है, धीर है, मतलब एक विनम्र वीर है और वह वीर निर्भीक है, बैठा हुआ है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस स्वच्छ कुटिया के सामने या पर्ण कुटीर जो है, पर्ण से बने हुए कुटीर के सामने क्या है, तो आप बोलेंगे स्वच्छ शिला है। उस स्वच्छ शिले पे कौन बैठा है, तो एक आप बोलेंगे विनम्र और निडर वीर बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, आइए हम लास्ट पंक्तियाँ देखते हैं। अंतिम पंक्ति, जाग रहा यह कौन धरनुर जबकि भुवन भर सोता है। यहाँ पे कवि जी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, बल्कि यह इसका ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप के ये प्रश्न हैं जिसका कवि खुद ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसी पंक्ति में। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत का मतलब होता है जो दिखाई पड़ता हो, जो ऑप्टिक हो, मतलब आपको आँख से दिखाई पड़ता हो, उसको दृष्टिगत बोलते हैं। और कुसुमा युद्ध का मतलब होता है कि कामदेव, क्यूपिड, इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड क्यूपिड, मतलब इट्स अ गॉड ऑफ लव। कुसुमा युद्ध का मतलब होता है गॉड ऑफ लव। योगी का मतलब होता है जो पीसेंस होते हैं, तपस्या करते हैं। भोगी का मतलब होता है जो भोगता है, उस चीज़ को फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या पंक्ति में, जाग रहा या कौन धरनुर जबकि भुवन भर सोता है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि जब हर कोई रात में, उस चंद्रमा की रात में, उस चांदनी रात में जब हर कोई सो रहा होता है, तो भला कवि के नज़रिए में ये ऐसा कौन सा धरनुर है, मतलब वो जो निर्भीक वीर बैठा हुआ है उस स्वच्छ शिला के ऊपर, ये ऐसा कौन है जहाँ पर सारे लोग सोए हुए हैं और यह व्यक्ति रात के समय जगा हुआ है। और उस व्यक्ति को कवि ने कहा है कि वो एक धनुर्धर है। धनुर्धर मतलब जिसको तीरंदाज पता है, तीरंदाज है, मतलब एक टाइप का वॉरियर है कि जगा है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब हर कोई सो रहा होता है, तो चांदनी रात की खासियत है कि चांदनी रात ही नहीं, हर रात में, कि जब सब सोते रहते हैं तो जो व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी, वो जागते रहते हैं। तो जो जाग रहा है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो यहाँ पे कवि के नज़रिए में कवि उसको पहचानने की कोशिश करते हैं और उसे ये इसकी उसके बारे में ये बताते हैं कि मानो वो ऐसा प्रतीत होता है कामदेव की तरह सुंदर है। भोगी है, मतलब भोगी मतलब वो ऐसा फॉलोवर है कि वो कुसुमा युद्ध योगी सा, मतलब वो कैसे दिखता है, वह जो नौजवान है, वो जो वीर है, वो एक गॉड ऑफ लव के जैसा दिखता है। मतलब वो कामदेव की भांति सुंदर सा दिखने वाला वीर योद्धा, योगी जान पड़ता है। इस तरह कवि मैथिली शरण गुप्त को यह सारी चीज़ें प्रतीत होती हैं और उसका उल्लेख करते हैं कि उस स्वच्छ शिला पर जो निर्भीक वीर योद्धा बैठा हुआ है, वो कैसे प्रतीत हो रहा है, उसके बारे में बताया है कवि ने। तो आई होप कि बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हुई हो तो आप इसे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और देखने के लिए
धन्यवाद। और एक बात बोल दूँ मैं कि ये जो कविता है इसे पंचवटी से लिया गया है, तो ये एक अंश है इस कविता की, पंचवटी से। तो बच्चों, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक you so much for watching my video. Thank you.